सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन बहुत ही अफोर्डेबल और इजी EMIs पर, यानी कि आईफोन SE सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन 10R ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97, एप्पल वॉच SE ₹121 ओनली, आईपैड सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। यानी कि इतनी कम EMIs होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट आवर स्टोर। सी यू गाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट मेल ने खेती से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से बात करने का सिलसिला शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम रखा है साड़ी खेती। इस कार्यक्रम में आजकल किसान जो भी फसल बो रहे हैं उसके बारे में किसानों को जागरूक करना कि ताकि किसान बिजाई करते समय, निराई गुड़ाई करते समय वाटर मैनेजमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के बारे में हम विस्तार से जानकारी देते हैं। अमूमन देखने में आता है कि किसान देखा देखी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान होता है। हम आज नरमा कपास की फसल के बारे में बात करेंगे कि नरमा में किन किन कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी और नरमे की पहली सिंचाई कब करें और खरपतवार से किस तरह से निपटें। रस चूस कीड़े जो आते हैं, जो वाइट फ्लाई जैसी बीमारी फैली हुई है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्ट्रीट मेल टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि नरमा कपास की फसल किस तरह से किसान बेहतर यील्ड ले ताकि किसान की लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि किसानों ने नरमे की फसल बीज ली है तो लगभग बीजी हुई को भी 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो अब पहली सिंचाई कब करें? नरमे की फसल में किसान कब करनी चाहिए पहली सिंचाई? देखिए, आमतौर पर जो नरमे की फसल है इसमें जो पहली सिंचाई का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी। क्योंकि जितनी देर से हम नरमे की फसल में पानी देंगे जी, तो जो नरमे की जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में गहरी जाएंगी जी। और जितनी जड़ें गहरी जाएंगी पानी की तलाश में उतना पौधा मजबूत होगा आपका। जब अगर उसको हम पहले ही पानी दे देंगे, करीब 45 से 50 दिन के बाद ही आपने पहला पानी लगाना है। पहला पानी 45 दिन के बाद लगाना चाहिए। 45 दिन के बाद लगाना है। 45 से 50 दिन तक जो जड़ें हैं कपास की वो पानी की तलाश में गहरी नीचे चली जाएंगी। जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना आपका पौधा मजबूत होगा। पौधा मजबूत होगा तो उसमें आगे जाकर जब ये इसके ऊपर टिंडे लगेंगे और वजन बढ़ेगा पौधे का, जी जी जी, तो पौधे के उखड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा सुझाव ये है कि 45 से 50 दिन के बाद ही पहली सिंचाई करें। ये जो उखेड़े का रोग आता है उसका भी इस पहली सिंचाई से कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, पहली सिंचाई से ताल्लुक है। क्योंकि 45 से 50 दिन पहले अगर हम उसको पानी दे देंगे तो जड़ें उसकी गहरी नहीं जाएंगी, ऊपर ही रह जाएंगी। ठीक है। ऊपर जड़ें रह जाएंगी तो जैसे ही उसमें वजन बढ़ेगा, पौधे का भार बढ़ेगा, टिंडे का लगने के बाद हैवी हो जाएगा पौधा, तो फिर वो थोड़ी सी हवा चलने के बाद भी पौधा उखड़ जाएगा पौधा।
तो अब जैसे सिंचाई हम पहली करेंगे तो खरपतवार भी बहुत बढ़ेगा। तो खरपतवार निकालने के लिए सबसे सही तरीका क्या रहता है? क्या निराई गुड़ाई करें या कोई दवाई भी है इसमें जो इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, दवाई भी इसमें इस्तेमाल है, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो तरीका है इसमें निराई गुड़ाई है। 2-3 निराई गुड़ाई कर दें। आमतौर पर किसान जो है 2-3 निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी उसमें सिंचाई कर दें हल्की सी, और सिंचाई करने के बाद जब निराई गुड़ाई करेंगे तो जो खरपतवार होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। अगर किसान भाई इसमें दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो खरपतवार के उगने से पहले करना पड़ता है। उगने से पहले इसमें एक पेंडीमेथिलिन स्टॉम्प के नाम से दवाई आती है, वो 1.25 लीटर के आसपास दवाई प्रति एकड़ डालने की आवश्यकता पड़ती है। 1.25 लीटर पानी कितना मिलाना है? पानी 200 लीटर के आसपास। 200 लीटर पानी मिलाना है। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि उसमें जो स्प्रे होगा वो पीछे की तरफ चलते हुए होगा, उल्टे कदमों से करना है, पीछे आना है, करते आना है। ये क्या टेक्निक है? आगे क्यों नहीं करना डॉक्टर साहब? ये आगे इसलिए नहीं करना, अगर उसमें स्प्रे करते हुए आगे जाएंगे तो आप जो स्प्रे करने जो भी स्प्रे कर रहा है खेत में उसके पैरों के निशान उस दवाई के ऊपर पड़ जाएंगे, और पैरों के निशान जहाँ जहाँ पर पड़ेंगे वो पैरों के निशान से दवाई उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो दवाई फट जाएगी। वहाँ जहाँ जहाँ पैर के निशान होंगे वहाँ पे खरपतवार उगेगी, वहाँ खरपतवार उगेंगे। अच्छा, ये तकनीक इसलिए है क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जब इसका दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, सीधे चलते हैं, वो सीधे चलते हैं, फिर कहते हैं कि दवाई असर नहीं कर रही। ये बात है, तो वो पीछे चलते हुए करनी है। तो पहली सिंचाई के बाद किसान को नरमे में किसी तरह कोई फर्टिलाइजर भी डालना चाहिए, कोई यूरिया या कोई पोषक तत्व? नहीं, पोषक तत्व का जो डालने का तरीका है, कपास की फसल है, पहले हमारी जो अमेरिकन कपास लगती थी उसमें जो फर्टिलाइजर डलते थे, और अब जो नरमे की अब जो बीटी कपास की बिजाई हो रही है इसमें खाद का प्रयोग है लगभग दुगुना हो गया है। पहले हम 75 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो पोटास की सिफारिश उसमें करते थे, या 75 किलो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें डालवाते थे। लेकिन जब से ये आपका बीटी लगने लगा हमारे यहाँ, ये बीटी शुरुआत हो गई थी करीब 2001 के आसपास बीटी लगना शुरू हो गया था, तो अब इसमें सिफारिश 75 से 150 किलो हो गई है। 150 किलो डबल हो गई है। डबल हो गई है जी। ये 150 किलो पूरी फसल में डालना है या पूरी फसल में? अच्छा, उसको कितने किस्तों में बांट? उसको हमने 3 किस्तों में बांटना है। पहला 3 भाग बांट दीजिए, जैसे हमने बताया कि 75 किलो उसमें यूरिया डलेगी। 150 किलो 150 किलो यूरिया डलेगी। 150 किलो यूरिया की बजाय आप 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं, और 40 किलो इसमें पोटास की सिफारिश है। तो ये जो 150 किलो यूरिया है ये आपने 3 अवस्था में डालनी है। पहली एक कट्टा आप मान लो बिजाई के टाइम पे यूज़ कर लीजिए, दूसरा इसका जब फूल बोके आने के टाइम पे एक कट्टा हम उस टाइम इसका इस्तेमाल करवाते हैं, और तीसरा जब आपके इसके टिंडे बनने शुरू हो जाएंगे। 3 हिस्सों में बांट लें। 3 हिस्सों में इसको बांटना है। पोटास की जो मात्रा है वो हम बिजाई के टाइम में रहती है। पोटाश का क्या महत्व है डॉक्टर साहब इसमें? पोटास का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसान भाई इसका आमतौर पर मैंने देखा है कि पोटास के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पोटास हमारा जो है इसमें नरमे की जो क्वालिटी है, आप देखना जो किसान भाई पोटास का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो कपास जो टिंडे में से जो निकलेगी वो अलग सफेदी लेकर निकलती है, उसकी चमक बिल्कुल अलग रहेगी। पोटास से चमक बढ़ती है। और टिंडे जो है वो आसानी से खुल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसान भाई आकर हमारे पास कंप्लेंट करते हैं जी टिंडे नहीं खुल रहे हैं। अच्छा। तो वो टिंडे भी लेट खुलेंगे अगर आपने पोटाश नहीं डाला तो। नहीं, अगर कोई बिजाई के टाइम भूल गया है पोटाश डालना, अब क्या कोई चांस है कि पहले सिंचाई के साथ डाल दे? सिंचाई के साथ उसको नालियों में भी दिया जा सकता है। अगर उसमें नालियों में पानी देते समय अगर वो उसमें भी ना डाल पाए तो इसका एक पोटाशियम नाइट्रेट लिक्विड आता है, पाउडर आता है, पाउडर 13-045 के नाम से है, तो वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा सकते हैं आप पौधों के ऊपर। हाँ, पूरे किस स्टेज पे कब करना है? अभी कर सकते हैं जैसे? नहीं, अभी तो नहीं उस पर नहीं करना है 13-045 का। जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग के टाइम पे डाल सकते हैं, और दूसरा जब इसमें टिंडे लगने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे आप डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब ये पत्ते बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगी, तो तब पत्तों के ऊपर कोई स्प्रे करने की जरूरत है? हाँ, देखिए पौधे का जो जीवन है वो सारा पत्तों पर ही डिपेंड है। उसका जो भी क्लोरोफिल बनेगा वो पत्तों से बनेगा। कई बार किसान भाई कहते हैं जी पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, फसल पीली हो रही है, या
किसी वजह से वो खाद नहीं डाल पाए हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसमें एक NPK का स्प्रे आता है 19-19 के नाम से, आप NPK आती है 19-19 के नाम से। उसमें उसका 1 किलो का पैकेट है, 1 एकड़ में प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। पानी में मिक्स करना है? पानी में मिक्स करते हैं। कितना पानी और कितना? 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में 1 किलो NPK डाल सकते हैं। इसको आपने ये लगा लो कि 15 दिन के बाद इसका स्प्रे आप दोबारा करा सकते हैं। तो जब भी आपको लगे, किसान भाई को लगे कि ये फसल पीली हो रही है या पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आ रहे हैं, तो NPK का स्प्रे कर सकते हैं। या अगर किसान भाई खुद चाहे अपने घर में, तो वो खुद भी इसका स्प्रे तैयार करा सकते हैं। जैसे 2-2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक है, जिंक फास्फेट जो आमतौर पर 21% जिंक किसानों को घर में आमतौर पर मिल जाती है। अच्छा। वो इसका घोल बना सकते हैं घर में। इसमें आप DAP मिला सकते हैं। DAP जो है वो रात को भिगो के रख दें किसान भाई। 5 किलो DAP या 2.5 किलो DAP ले लो, 2 किलो यूरिया ले लो और आधा किलो जिंक ले लो। अच्छा। ये घर में ही 19-19 का स्प्रे तैयार हो जाएगा। DAP को रात को भिगो के रख दीजिए। बाजार से लाने की जरूरत नहीं। पैकिंग महंगी पड़ती होगी? पैकिंग महंगी पड़ेगी सर। जैसे मौसम डॉक्टर साहब बड़ा फेवरेबल रहा इस बार नरमे की किसानों के लिए, उस वजह से देखने में आ रहा है कि पौधे बड़े कंजस्टेड हैं, नंबर ऑफ जो है ना पौधे वो ज्यादा हैं। तो कितने पौधे होने चाहिए 1 एकड़ में और क्या दूरी रखनी चाहिए? देखिए, पौधे से पौधे की जो दूरी है, ये आगे जाके जब पौधा बड़ा होता है उसके लिए बहुत इफेक्ट डालती है पौधे की बढ़वार पे, उसकी पैदावार पे। जी। जितने कंजस्टेड पौधे होंगे तो वो उसकी ग्रोथ रोक लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था को रोक लेंगे। ठीक बात है। इसमें जो पौधे से पौधे की जो दूरी है, कतार से कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर के आसपास रखी है। अगर हम संख्या की बात करें तो जो टाइमली बिजाई है उसमें तो 20 से 22 हजार के पौधे आपके 20-22 हजार पौधे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी बिजाई लेट हो गई है, किसी तरीके से बिजाई लेट हो गई है, तो उसमें 20-25% पौधे आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे। उस अवस्था में आप ये मान के चलो कि 27,000 से लेकर 30,000 तक पौधे आपके, मतलब 30,000 से फिर भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 30,000 से फिर भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा पौधे होंगे तो नुकसान होगा। स्पेसिंग जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट रोल डालती है। पत्तों को धूप चाहिए, नीचे तक धूप जानी चाहिए। जो अब टिंडे लगेंगे आपके आगे जाके, उनमें नीचे तक धूप जानी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद वो टिंडे आपके गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, फ्लावरिंग के टाइम भी क्या कोई कीटनाशक कोई जरूरत पड़ती है? हाँ, फ्लावरिंग के टाइम भी जरूरत पड़ती है। जैसे अब फूल बोकी जब आनी शुरू होंगी जी, तो इसके ऊपर हरे तेले का प्रकोप शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारा जून का महीना चल रहा है, तो इसमें हरा तेला आक्रमण करेगा। आगे अगस्त में जाके फिर इसमें सफ़ेद मक्खी आक्रमण करेगी, और जब इसमें फूल बोकी बढ़ना शुरू होंगी, टिंडे लगना शुरू होंगे, फिर इसमें सूंडियों का प्रकोप बढ़ना शुरू होगा। तो पहले तो हरे तेले के लिए क्या वो करना चाहिए? हरे तेले के लिए देखिए, इसमें जो सबसे जो जरूरी चीज़ है किसानों के लिए वो है इसकी आर्थिक अगर। हम लोग बहुत किसानों को जागरूक करते हैं कि अगर आपके पड़ोसी ने स्प्रे कर दी है तो ये जरूरी नहीं कि आपको भी स्प्रे करने की जरूरत है। ठीक बात है। उसके खेत की अवस्था अलग है, आपके खेत की अवस्था अलग है। हम किसान भाइयों को बार बार ये समझाते रहते हैं कि जब तक आपके पौधे पर हरे तेले की प्रति पत्ता अगर 2 आपको हरा तेला दिख रहा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो ही आपको स्प्रे के लिए जाना है। अगर 2 से कम है तो मत करें। हम इस किसानों को कहते हैं कि भैया आप 30 पत्तों की जांच करें। ठीक है। एक पौधे पर 30 पत्ते। ठीक है जी। अगर 30 पत्तों की आप गिनती करेंगे तो उसमें अगर 60 से ज्यादा है तो करें। 60 से 2, हाँ, तो 30 पत्ते और 2 तेले हैं, 60। अगर 60 से ज्यादा है तो स्प्रे पे जाए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब इससे इतना नुकसान नहीं करता थोड़ा तेला जो है। सफेद मक्खी की जो आर्थिक कगार है वो 7 से 8 है प्रति पत्ता है। अगर 7 से 8 है, नॉर्मल है, तो कोई स्प्रे की जरूरत नहीं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं।
चूक डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन फतेहाबाद। ये डॉक्टर साहब व्हाइट फ्लाई तो एक नेशनल इशू बन गया है। व्हाइट फ्लाई की क्या वजह है, क्यों आ रही है लगातार, और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं मिल पाया है किसानों को। कैसे किसान इस बीमारी से निपटे? नहीं, इसमें इतनी सफेद मक्खी का जो कारण है, ये आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले काफ़ी प्रकोप हुआ था। जब उसके लिए सारी कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ा रोल इसमें यूरिया का है, नाइट्रोजन का है। जितनी फसल पर नाइट्रोजन ज़्यादा डालेंगे, किसानों को रहती हुई फसल का कच्चा होना बहुत ज़रूरी है, कच्चापन रहना चाहिए, तो वो हरापन जो है वो सफ़ेद मक्खी को इनवाइट करता है। अच्छा। और किसान नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालते हैं। नाइट्रोजन को, यूरिया को तो किसान ने समझ रखा है कि कोई भी फसल में थोड़ी बहुत भी मुरझापन दिखे, थोड़ी सी लाइट दिखे तो यूरिया डाल दो। तो उसमें हरियाली आ भी जाती है। हरियाली आ जाएगी। हरियाली डालने से ही सफेद मक्खी फेवरेबल कंडीशन में आ जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान भाई जो है इसमें सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा। जैसे डेल्टा मैथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, अल्फा मैथ्रिन है, ये सारे सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स हैं। अच्छा। हम लोग इनकी सिफारिश इनमें नहीं करते हैं। सफ़ेद मक्खी से बचाव के लिए जो हमारी कृषि विभाग की या चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो सिफारिशें हैं वो किसान भाई फॉलो करें तो इसमें बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट किसानों को मिल सकता है। हम लोग इसमें बताते हैं कि अगर आपको शुरुआत में सफ़ेद मक्खी के लक्षण दिख रहे हैं आने के, तो इसमें आप सिर्फ नीम आधारित दवाई कीजिए। नीम वाली जो नीम बेस्ड दवाई है, नीम बेस्ड दवाई का पहला सफर इसलिए आवश्यक है कि वो दवाई जो है इसके कीड़ों को, इसके अंडे को पनपने नहीं देती है। अच्छा। अगर पहला स्प्रे आप नीम का कर लेंगे तो आगे दूसरी हैवी दवाई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। शुरू में हैवी से शुरू ना करें। अच्छा। तो सफेद मक्खी कोई ऐसी भी वजह है कि कोई सब्जियां बीज लेते हैं? हाँ, सब्जियां वाली बात आपने बढ़िया बताई है। देखिए, कपास के आसपास कोई भी पीले फूल वाली सब्जी हम नहीं बीजनी चाहिए। जैसे पीले फूल में कौन सब्जी? पीले फूल में जैसे आपकी भिंडी आ गई। भिंडी है, किसान भाई डोल के आसपास भिंडी लगाते थे भी चलो घर में खाने फ्री की सब्जी हो जाएगी। पीला फूल जो है वो सफेद मक्खी को बहुत आकर्षित करता है। इसके जो फीमेल्स हैं जी, आमतौर पर फीमेल्स की जो अट्रैक्शन है वो पीले रंग पर जाता है। जब ये सफेद मक्खी का बहुत हैवी प्रकोप हो गया था तो हमने बहुत इसमें कैंपेन चलाए थे। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका से बताता हूँ किसान भाइयों के लिए। जहाँ पर आपने कपास बीज रखी है, एक तो वहाँ पर भिंडी पीले वर्ग फूल वाली सब्जी नहीं लगानी। दूसरा, इसमें नींबू के खेत आसपास नहीं होना चाहिए। नींबू भी अट्रैक्ट करता है, पीला रंग होता है उसका भी। कांग्रेस घास इसमें आसपास नहीं होनी चाहिए, जो खरपतवार है। कांग्रेस घास तो बहुत है अपने एरिया में। हाँ, वो इसका सेम होस्ट है, वो इसको पूरी फेवरेबल कंडीशन है। सेम फैमिली के हैं ये, सेम फैमिली के हैं, ये उस पे खाती रहती है, ये उसको बढ़ावा देती है सफेद मक्खी को। तो हमने जब इसमें कैंपेन चलाया तो इसमें बहुत एक 10 रुपए का इसमें एक ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ आपको। 10 रुपए का ट्रीटमेंट कैसे है कि किसान भाई 10 रुपए की ग्रीस आती है साइकिल वाले से। अच्छा, सिंपल। आप कोई भी पीले रंग का बोर्ड ले लीजिए। अच्छा। या आप किसान के खेत में कोई भी दीवार है या ट्यूबवेल का जो कोठा है, उस पूरी दीवार पर आप पीले रंग का स्प्रे करा, पीला कलर करा दीजिए। ठीक है जी। पीला कलर करा के वो पूरा पीला कलर जब हो जाए उसके ऊपर आप वो 10 रुपए वाली ग्रीस लगा दीजिए। अच्छा। जितने भी सफेद मक्खी के जो निम्स निकलेंगे वो सारे उस पीली दीवार पर जाके बैठेंगे और उस ग्रीस से चिपक जाएंगे। तो उसकी जो है आगे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, अंडे वहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। जो उसके छोटे बच्चे निकलेंगे वो सारे उस पीली रंग की, आप देखोगे कि हफ्ते से 10 दिन के बीच में वो पीली दीवार आपको काली मिलेगी। मतलब इसमें दवाई से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। जब भी पीली में व्हाइट फ्लाई से बचाव हो सकता है। हमने इसमें काफी बोर्ड लगाए। कई किसान भाइयों ने तो अपने ट्रैक्टर के आगे पीला बोर्ड लगाया। अच्छा। उस पे हमने ग्रीस लगवाई, उसको पूरे खेत में घुमाया। अच्छा। जिसको कहते हैं ना भी फाका बहुत उड़ रहा है। हाँ। वो फाका सफेद मक्खी की है।
अच्छा, वो फाका उड़ के सारा उस पीले बोर्ड पे चिपक जाएगा। 10 दिन बाद जब आपको पूरा दीवार पूरी काली हुई मिले तो उसको साफ करके दोबारा 10 रुपए की ग्रीस फेयर लगा दो। बड़ा आसान सस्ता तरीका आपने बता दिया डॉक्टर साहब। लेकिन किसान इस बात पे नहीं जाएंगे, किसान जाएगा तुरंत स्प्रे के ऊपर, भाई मैंने तो ये आज दवाई कर दूं और कल सारा मर जाएगा। वो मार्केटिंग वाले बैठे हैं ना, जिन्होंने माल बेचना है, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। वो कहेंगे कि आप इससे करें तो तुरंत असर होगा। देखो वो एक अलग फील्ड है, हमारा एक अलग फील्ड है। नहीं, आपने हरा तेला बता दिया, रस चूसने वालों में व्हाइट फ्लाई बता दिया, तीसरा आप बता रहे थे? तीसरा इसमें गुलाबी सुंडी है। इसी सुंडियों का प्रकोप तो अब वैसे जब से बीटी लगने शुरू हुआ है, इसमें सिंगल बीटी आ गया, डबल बीटी आ गया, सुंडियों का प्रकोप बहुत कम हो गया है। फिर भी जब इसमें टिंडे लगने शुरू होंगे तो थोड़ी बहुत गुलाबी सुंडी इसमें आ जाती है। तो किसान भाई ये जो कीड़ा मारने वाला तरीका बताया ये तो कर ही लें, इसमें इसके भी जो वो आएंगे वो उसमें भी कारगर है। अगर फिर भी सुंडी का अटैक आपको लगता है तो इसमें आप जो हमारी सिफारिशुदा दवाइयाँ हैं, जैसे रोगोर है, मेटासिस्टोक्स है, वो दवाइयाँ भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो किसान भाई से कहूँगा कि एक बार कृषि विभाग से मिलकर वो दवाई जरूर लिखवा लें। जो दवाई मतलब किसान इधर उधर जाने के बजाय कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलकर राय किया करे। कृषि विभाग की जो टीम है हमारी, आप उनसे मिलिए, उनसे जानकारियाँ लीजिए, जो वो दवाई बताते हैं वो लिख के दवाई। पहले कृषि विभाग प्रदर्शनी प्लांट लगाते थे, अब भी है ऐसा कोई? हाँ, अभी भी प्रदर्शनी प्लांट लगाते हैं। हमने कपास में प्रदर्शनी प्लांट लगाए हैं, अभी हम मक्का के प्रदर्शनी प्लांट लगवा रहे हैं। कई जिले हैं उनमें अभी ये धान की जो सिद्धि बिजाई है इसके प्रदर्शनी प्लांट भी लगा रहे हैं। हमारी एक अलग से स्कीम है आत्मा, उसमें भी हम प्रदर्शनी प्लांट जैसे गेहूं पे भी हमने लगवाए थे, आगे भी लगवाएंगे। अब धान में भी हम उसके कपास में भी लगवाएंगे, धान में भी लगवाएंगे। क्या कोई ऐसा भी है कि गांव में जाके डायरेक्ट किसानों को अवेयर करने का कोई कृषि विभाग की तरफ से कोई योजना हो? नहीं, बिल्कुल, ये तो हर साल हमारी योजना है। हमारी जो टीम है हर ब्लॉक लेवल पर हम एक शेड्यूल बना के देते हैं और नीचे से भी शेड्यूल आता है। हमारा आत्मा स्कीम के तहत हम B2 में ट्रेनिंग कराते हैं फार्मरों की, किसानों की गोष्ठी भी है, B2 में ट्रेनिंग है, हम किसानों का भ्रमण भी कराते हैं। इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है, विद इन विलेज भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। अगर कोई किसानों का वैसे ट्रेनिंग की तरफ कितना रुझान है? नहीं, अपने ज़िले में तो रुझान काफ़ी है, लेकिन अब पिछले 2 साल से तो ये कोविड करके हम लोग नहीं करा पाए। लेकिन हाँ, किसानों का रुझान, अगर हम किसी को कहते भी 10 दिन के अंदर को टूर पे लेके जाना तो वो 10 दिन जाने के लिए तैयार नहीं होता। कम लोग तैयार होते हैं। एक कॉटन में दीमक की भी बड़ी बीमारी लगती है। दीमक का तो देखिए सर ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थिक कगार है, उसमें हमने बताया था भी 2 अगर हरे तेला आपको एक पत्ते पे 2 से ज़्यादा ना दिखे तो नहीं करना। सफ़ेद मक्खी के अगर 8 से कम है तो नहीं करना। इसी तरीके से हम इसकी भी आर्थिक कगार कराते हैं भी 10 पौधों की एक बार जांच करें। अच्छा, 10 पौधों का एक घेरा बना के उसमें जांच करें, उसकी जड़ में आपको लग रहा है भाई दीमक की समस्या है तो ही आपको स्प्रे के लिए जाना है। अगर 10 से नीचे है तो उसमें स्प्रे करवाने कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसमें बीज उपचार सबसे कारगर रहता है। 40 से 50 ml तक प्रति किलो क्लोरोपाइरिफास के नाम से दवाई आती है। उसका 10 लीटर पानी 10 किलो बीज के 1 किलो बीज के घोल में मिलाकर उसका स्प्रे करवा लें, ट्रीटमेंट कर दें तो दीमक की समस्या नहीं आती है। अगर आपकी खड़ी फसल में लगता है अभी दीमक की समस्या आ रही है तो यही घोल प्रति पौधे भी हम इसमें डलवा सकते हैं। पानी खड़ा करके या कैसे, मिट्टी में डाल के? नहीं, उसमें ट्रेंचिंग करानी पड़ती है। अच्छा, एक पौधे में आपको ट्रेंचिंग करानी पड़ती है। एक पौधे में डालना पड़ेगा, वो तो बड़ा मुश्किल काम रहता होगा। हाँ, काफी। एक ये किसानों में आमतौर पे देखने में आया है कि कई तरह के कीटनाशक मिला के स्प्रे कर रहे होते हैं। ये जो पीछे जो मैंने बताया था कि सफेद मक्खी का रिजल्ट नहीं आया था, प्रकोप ज्यादा का था, उसका सबसे बड़ा कारण किसानों का ये अंधाधुंध प्रयोग था। जो बार बार कई सारे कीटनाशक मिलाकर जो स्प्रे करते हैं, वो देखिए एक रेजिस्टेंस पावर है हर चीज की। जब वो सारी तरह की दवाई कीड़ा पी लेगा तो उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी,
हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतने सारे दवाइयां कर दी तो उसकी सारी जनरेशन बन रही। जो बच गए वो अगली बारी जो 5% 2% जनरेशन बच गई है वो आगे उस दवाई से असर नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस होके आएगी। अच्छा, उसमें वो कोई दवाई आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए हम लोग ये सिफारिश करते हैं कि आप एक ही तरह के कीटनाशक प्रयोग ना करें, हर बार बदल के करें। कईयों हमने कभी 3-4 कॉम्बिनेशन इसका नहीं बताया है कि 3-4 दवाइयों का मिला के कॉम्बिनेशन मिला के इसमें कर दो। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कृषि विभाग से एक बार मिल लें, दवाई लिखवा लें, किसान भाई अपना पूरी जांच परख करने के बाद ही इसका अपने उपयोग करें। नहीं डॉक्टर साहब, मान लीजिए मेरे 10 एकड़ का मेरा कोई प्लाट है, कोई मेरा जिसमें कॉटन लगी हुई है, मैं तो आपकी रिकमेंडेशन से सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में ऐसा कोई किसान है जो मान ही नहीं रहा, वो तो जो मार्केटिंग वाले जो उसको दे रहे हैं वो कर रहा है, तो उसका भी मुझे नुकसान होगा पड़ोस में अगर उसने मिसमैनेजमेंट है उसकी? तो नहीं, बिल्कुल उसमें आपको नुकसान, देखिए नुकसान तो आपका क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जो मेंटेलिटी है किसान की वो प्रभावित हो जाती है। अब मैं कहूँगा जी आपने एक स्प्रे कर लिया, अभी इसकी आर्थिक अगर नहीं आई है, आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका पड़ोसी 3 स्प्रे कर चुका होगा तो आपको भी बेचैनी हो जाएगी, इसने तो 3 कर दिया, हमने तो 1 भी नहीं करी अभी। तो वो आपको नुकसान ही होगा कि आपको भी फिर स्प्रे के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, अगर वो नहीं कर रहा सिस्टम के हिसाब से, तो जिससे उसके खेत में व्हाइट फ्लाई ज्यादा हो गई है। हाँ, वो तो, देखिए जब उसकी संख्या, व्हाइट फ्लाई की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आपने कितने भी उपाय कर रखे हो तो मुझे तो नुकसान होना ही होना है। और भी कोई बीमारियां, किस किस तरह की बीमारियां आती हैं कॉटन पे जिसका उपचार हमें करना चाहिए? देखो कॉटन पे जो अभी जो रेनी सीजन आगे आने वाला, मानसून का हमारा सीजन है, जब इसमें आपके टिंडे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सबसे बड़ा रोल टिंडे गलने का रोग हम इसमें मानते हैं भी। इसे टिंडा गलना जो है ये नहीं आना चाहिए। होता क्या है, जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो वो नीचे वाला मॉइस्चर उसका सूख नहीं पाता है, क्योंकि पत्ते उसको ढके रहते हैं। तो वो जो मॉइस्चर है टिंडों में, वो फिर आगे जाकर उसको टिंडे गलने शुरू होते हैं। इसके लिए 2 ग्राम बेवेस्टिन का घोल है, या बेवेस्टिन है, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से दवाई आती है, COC के नाम से, वो भी बहुत कारगर है इसमें। अगर किसान भाई आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति एकड़ का घोल रेनी सीजन में करवा दें, इसका उसमें एक 10 ग्राम सॉल्वेंट के नाम से आता है, चिपचिपा पदार्थ है, अगर वो उसमें मिल जाए तो वो बारिश का भी उस पर इफेक्ट नहीं रहता है। एक तरह से लेमिनेट हो जाएंगे, वो लेमिनेट हो जाएगा, बारिश नहीं टिकेगी उस पर। हाँ। नमी अंदर नहीं जाएगी उसमें। दूसरा, बारिश का जो मॉइस्चर था उसमें अगर हमने इसका स्प्रे करवा दिया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, तो फिर उसमें टिंडे गलने की समस्या नहीं आती। टिंडे गलने की समस्या। और कोई इसके अलावा? अच्छा, स्प्रे किसान को सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए? कौन सा समय बेहतर रहता है? देखिए स्प्रे का जो टाइम सबसे उपयुक्त है वो शाम के समय करें। हाँ, शाम के समय इसलिए है कि पौधे को पूरा सर्कल उसको में टाइम मिल जाता है। रात पूरी 12 घंटे की रात मिल जाती है उसको। और इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कॉटन? एक वो कॉटन में क्या है, कई किसान भाइयों की समस्या, एक वो बंदर पंजा को लेकर बहुत, हाँ, बंदर पंजा हो जाता है। हाँ जी, बंदर पंजे की जो समस्या है वो किसान भाइयों, उसमें जो पत्ते की जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। वो उसका फैलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो 2,4-D के नाम से दवाई है। अगर 2,4-D आसपास किसी ने धान में भी अगर 2,4-D आपके कर दी है तो भी बंदर पंजा उसमें आने की समस्या। मतलब तो हवा से, मतलब उसकी स्मेल से। अब हम तो ये कहते हैं अगर किसी ने 2,4-D का खेत में नाम ले दिया तो भी बंदर पंजा आने की समस्या रहती है। ठीक बात है। तो बंदर पंजा की समस्या का सबसे जो आसान तरीका है या उसका जो बचाव का तरीका है, उस पर किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई जब स्प्रे की योजना बना रहते हैं तो उससे कम से कम 10 दिन पहले तो दवाई ले आनी है, और 10 दिन पहले ही आपके जो स्प्रे वाली जो ढोली है वो पहले ले आए। अच्छा, 10 दिन पहले खरीद लें आप। ठीक है। और जो दवाई का आपने स्प्रे करना है
वो 10 दिन पहले स्प्रे अच्छा। करने से 10 दिन पहले आप दवाई स्प्रे का घोल उसमें डाल के सिर्फ 8 से 10 पौधों पर करके देख लें। अच्छा 8 से 10 पौधों पे आप स्प्रे करके देख लें। अगर 8 से 10 पौधों का 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, फिर आप पूरे से खेत में स्प्रे कर दें। अगर 2,4-D का इफेक्ट हुआ भी हाँ जी, हाँ तो जी। उन 8 से 10 पौधों पे रह जाएगा। अच्छा, ठीक बात है। मतलब सारे पे ना करें, एक बार थोड़ा कर लें। थोड़ा ट्राई और जिस तरह से स्किन टेस्ट करते हैं कि हल्का सा लगा के देखते हैं इंजेक्शन रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। हाँ। अगर फिर भी उसमें बंदर पंजा की समस्या आ गई है तो शुरुआत में इसकी 15 सेंटीमीटर के ऊपर की जो कोपले हैं वो कटवा दें। और इसमें आप जो मैंने आपको NPK का घोल बताया था, हाँ जी, जो हाँ हमने जी, घर पे ही बनाया था, ठीक है जी। यूरिया DAP यूरिया जिंक का जो हमने घोल जिंक, बनाया हाँ, था, वो कर दें। उसका स्प्रे आपने 2 बार करवाना 15 दिन में। अगर और जल्दी इसका रिजल्ट आप चाहते हैं तो हर जो आपकी टंकी है 15 लीटर की, उसमें 1 मुट्ठी चीनी डाल दें। अच्छा, जो घर में हम चीनी यूज़ करते हैं वो 1 मुट्ठी चीनी आपके स्प्रे टैंक में डलवा दें। अच्छा। वो एज ए एक्टिवेट काम करती है। सल्फर उसमें, चीनी उसमें एक्टिवेट कैरियर है उसका, अच्छा। वो आपके न्यूट्रिएंट्स को जल्दी ले जाएगी पौधों में, मतलब नई कॉपलें आएंगी वो बिल्कुल सही आएंगी। वो सही आएंगी। इसमें कई किसान भाई जो है वो सफेदी वगैरह का भी यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। चूना वगैरह करते चूना हैं, वगैरह उसका कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं। कोई गुड़ मिला के करते हैं, कोई उनका कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, उसका क्लोरोफिल और खत्म हो जाता है, नुकसान होता है उससे। नुकसान ही मिलेगा। आज डॉक्टर संदीप कुमार जी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने हमारे को नरमा कपास की फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसानों को इन सब बातों का ध्यान रख के अपनी फसल का उत्पादन लेना है, इससे किसानों की यील्ड भी बढ़ेगी, लागत कम होगी। हम फिर मिलेंगे नई कड़ी में, साड़ी खेती में और फसल के बारे में बात करेंगे और किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप स्ट्रीट मेल टीवी के साथ बने रहें। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी पेज को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।